नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद जिन 23 सीटों पर पराजय हुई है उसका क्या कारण रहे, जिसकी समीक्षा के लिए बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई। पार्टी नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को जल्द समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। वही संबंध में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी को प्रदेश की जनता ने अपार जन समर्थन दिया, जिसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन जिन 23 सीटों पर हुई पराजय के कारणों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। यही वजह है कि सरकार गठन के बाद ही अप्रैल माह के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून पहुंच रहे हैं, जो कि सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हारी हुई सीटों की समीक्षा और आगामी चुनाव 2024 की तैयारियों की जानकारी लेंगे। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी है, जिसके लिए हम उत्तराखंड की महान जनता का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आशानुरूप 23 सीटों पर जिन पर हमारी हार हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो उन कारणों का पता लगाएगी किस कारण से हम इस सीट पे हार हुई है। इसके लिए वो रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को देंगे और साथ ही आने वाले 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। इन कारण उसके रहे हैं, उनको दूर करने के लिए 2024 की तैयारी के लिए ये सब हमारे प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। तो मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में मलिंगार चौक से गांधी चौक तक आभार रैली निकाली। रैली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी वासियों का एक बार फिर भरोसा जताने के लिए उनका आभार जताया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जमकर थिरके। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का हर चौक चौराहों पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सपनों का उत्तराखंड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने का प्रण दिया। मसूरी की महान जनता ने मुझ पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। इसलिए जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे खुद कह रहे थे कि यहाँ पर 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता। जहां हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है कि कहते थे कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हमने उसको पुष्कर जी ने जहां उसको तोड़ा है, गणेश जोशी ने मसूरी के अंदर ये कहा जाता था कि दो बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता, हमने उसको तोड़ा है। उसमें हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है। और आने वाले 5 सालों के अंदर मसूरी की तस्वीर को हम बदलने का काम करेंगे। जो लाइब्रेरी में चौक पे जाम लगता है, जो 837 करोड़ की टनल गडकरी जी के आशीर्वाद से हमें मिल रही है, उसका काम हम शीघ्र शुरू कराने वाले हैं। रोपवे का काम जो रुका है उसको हम शुरू कराने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य में देश के लगभग सभी राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 6 दिनों के भीतर 5 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई। हालांकि पिछले 4 बार में 80 पैसे डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई थी, तो वहीं आज पेट्रोल पर 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। हालांकि पिछले 4 महीने के बाद पिछले 1 हफ्ते से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिस रफ्तार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ दिनों के भीतर ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच जाएगा। उत्तराखंड राज्य समेत देश के सभी राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिली आंकड़े के अनुसार अगर गौर करें तो पिछले 6 दिनों में 5वीं बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। वर्तमान समय की बात करें तो पेट्रोल के दाम में जो है करीब 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तो कुल मिलाकर अगर वर्तमान की रेट की बात करें तो डीजल जो है 91 रुपये तक पहुंच गया है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत जो है 97.57 पैसे तक पहुंच गया है। यानी लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर डीजल पेट्रोल के दाम में पड़ रहा है। तमाम लोग मौजूद भी इनसे ही बात करेंगे। मैम, आज डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर पिछले 6 दिनों पर गौर करें तो 5 दिन लगातार डीजल पेट्रोल दाम बढ़े, पहले 80 पैसे बढ़े हैं और 50 पैसे बढ़े हैं। हाँ, अभी जो भी पेट्रोल और डीजल के जो भी रेट्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो कॉमन मैन है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि हम लोग पहले जो टाइम था कि पेट्रोल और डीजल काफ़ी रीजनेबल था, तो अभी ये है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है ना, और एकदम से बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है।
प्लीज वो इस चीज को थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है। ना तो मेरा यही है कि आप कैसे भी करके उसको टैक्स जो भी लगता है उससे फ्री करें, ताकि कॉमन मैन भी इसको इजीली एक्सेस कर सके। कोविड टाइम पे ने घटाए तो जहाँ थोड़ी रिलीफ मिली थी, लेकिन लगातार फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं जीव पर काफी महंगा भी पड़ेगा। हाँ जी, बहुत महंगा भी पड़ रहा है, क्योंकि अब हम लोग लॉन्ग रूट्स पे प्रेफर नहीं करते गाड़ी, है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि पेट्रोल के दाम दोबारा से सही आए। तो कुल मिलाकर कहते हो आम जनता भी इससे काफी परेशान है, और जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो जिस रेशियो से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आने वाले समय में यह आंकड़ा यानी खासकर पेट्रोल की बात करें तो 100 के पार पहुंच जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाए, जो कि जो लोगों की जेब पर काफी महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों को लेकर भारतीय सेना की 418 स्वतंत्र इंजीनियरिंग कोर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आर.एस. पुंडीर के निर्देशानुसार सूबेदार मेजर नेकचंद ने अपनी 5 सदस्य टुकड़ी के साथ श्री हेमकुंड साहिब तक रेकी की है, जहां उन्होंने बर्फ हटाने और रास्ता पैदल यात्रा के लिए सुगम बनाने के लिए अधिक जवान और अधिक समय की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। आपको बता दें, अगले महीने माह के प्रथम सप्ताह के बाद से ही किसी समय की यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें, सिखों की आस्था का प्रतीक हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्र मां गंगा के किनारे चल रहे अवैध मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश आज नगर पालिका अध्यक्ष ने दिए हैं। बता दें, कुछ दिनों पहले इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी कि गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे में अवैध रूप से मीट की दुकानें चल रही थी, और उन दुकानों का 2019 से लाइसेंस भी नहीं बने थे, क्योंकि यह क्षेत्र पहले जिला पंचायत के अधीन आता है। पर नगर पालिका बनने के बाद इनके लाइसेंस की जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर आ गई और नगर पालिका इनको लाइसेंस देने को मना कर रही है। वहीं हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि इन दुकानों को तुरंत हटाया जाए। अगर ये दुकान नहीं हटती है तो विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं जिला फूड अधिकारी का कहना है कि वह अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जब नगर पालिका क्षेत्र पहले से मैं पूर्व में नगर पालिका में रह चुका हूँ, तो हमने धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए ऐलान किया था, और इस जो हमारा पूर्व का नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें कहीं मीट का बिकाव नहीं होता। लेकिन अब नए क्षेत्र कुछ जुड़ गए जो सड़क तिरहुत आदि, तो इसमें मीट की दुकानें पहले भी थी और अभी भी हैं। उसको पहले जिला पंचायत उनको लाइसेंस निर्गत करती है, ऐसे मेरे संज्ञान में आया है। लेकिन मैं तुरंत कल ही अपने अधिकारी को भेजूंगा, और अगर वो दुकानें चल रही होगी और अवैध होंगे तो उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं तो अगर नगर पालिका को लाइसेंस देना आवश्यक होगा तो नगर पालिका उनको लाइसेंस देगी उनके हमारे जो शर्तों के हिसाब से। लेकिन जो पूर्व क्षेत्र हमारा नगर पालिका का था, गंगा जी का जो इस वाला इलाका है, एनजीटी का नियम है कि आप गंगा के 100 मीटर के अंदर लाइसेंस नहीं दे सकते, लेकिन ये दुकानें 100 मीटर के अंदर ही चाहिए। इसमें ऐसा तो हमने तो लाइसेंस दिए नहीं, फिर तो अवैध है। अगर हमने तो कोई लाइसेंस दिया नहीं, लेकिन इससे पहले जिला पंचायतों को लाइसेंस देती है, मेरे संज्ञान में आया है। अब वो कैसे देती मुझे नहीं जानकारी, लेकिन नगर पालिका ने अब तक कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया। अवैध है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनकी दुकानें बंद कर दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। यहाँ पे मैं जब सितंबर में ज्वाइन किया था तो मुझे ज्ञात हुआ कि पूरे उत्तरकाशी में कहीं पर स्लाटर हाउस नहीं है, और इस संदर्भ में मैंने जनपद स्तरीय जो सलाहकार समिति है डीएम साहब की अध्यक्षता में, उसमें मैंने ये मेरा प्रथम एजेंडा था, और इस एजेंडे के अनुसार मैंने वहाँ पे प्रश्न अन्य नगर पालिकाएँ जितनी भी हैं उत्तरकाशी में हैं, नगर पालिकाएँ या नगर पंचायत, वहाँ से मैंने 3 प्रश्न के उत्तर डीएम साहब के माध्यम से मैंने मंगवा रखे हैं। उसका जवाब अभी मेरे पास किसी का नहीं आया है, और जैसे उस पर जवाब आता है उसके संदर्भ में मैंने वो प्रक्रिया फिर आगे उसको शुरू करनी है। वहीं नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी द्वारा आगामी 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ऐतिहासिक रामलीला मैदान में वनोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन
क्षेत्रीय देव डोलियां और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। यह वनोत्सव मेला का आयोजन पौराणिक माघ मेले की तर्ज पर होगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि इस मेले में नए कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा और उत्तराखंड के अन्य सुप्रसिद्ध कलाकारों को भी मेले में आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बताया जनपद विभिन्न विभागों के विभागीय गोष्ठी का भी मेले में आयोजन किया जाएगा, जिससे आम व्यक्ति को विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सके। पॉजिटिव लाना, एनर्जी पॉजिटिव हो, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोविड रहा तो हमारे कोई मेला नहीं हो पाया और लोगों के अंदर निगेटिविटी बहुत आ गई थी। तो एक सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये है। दूसरा उद्देश्य इसमें यह है कि जो हमारी संस्कृति है उसको हम बचा के रखें, उसको हम बढ़ावा दें। तीसरा मेरा विजन इसमें यह है कि जो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति डिपेंड है, तो हम थोड़ों मेले के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को लुभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को अपने क्षेत्र में बुलाएं। इसके अलावा हमारे जो तमाम जो लोकल वो है हमने कलाकार लोग, उनको मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके लिए मैं कई गोष्ठियाँ कराना चाहता हूँ, जिसमें कुछ हॉर्टिकल्चर संबंधित हो, जो फल उद्यान वाले हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, बैंकों से संबंधित लोग ऋण के लिए कितना धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों को क्या क्या फायदे हैं। समाज कल्याण का कैंप लगाना चाहता हूँ उसमें, ताकि लोगों को पता हो कौन कौन से पेंशन मिल रहा है, कौन सा पेंशन बंद है। ये सब चीज़ें ऐसे हम करना चाहते हैं। साथ ही इसके अलावा मैं स्वास्थ्य कैंप भी लगाऊंगा, उसमें दिल्ली के डॉक्टर से मेरे संपर्क हुआ है और सीमा डेंटल संपर्क हुआ, वो सब लोग आने को तैयार हैं। वो लोग निःशुल्क लोगों को सेवाएं देंगे। इसके साथ तमाम अपने जो बड़े कलाकार उत्तराखंड के, उनको भी बुलाना चाहता हूँ, ताकि अपने जो इस मेले की जो वो है वो और अच्छी भव्य हो जाए। जैसे नरेंद्र सिंह ने जी से अनुरोध हमने किया है कि वो हमारे मेले में आए और यहाँ पर अब अच्छा मनोरंजन लोगों को दे, स्वस्थ मनोरंजन लोगों को दे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां देहरादून से बड़ी जानकारी, गोवा के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर धामी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत और गोवा के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम शपथ लेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी, शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत और गोवा के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रमोद सावंत 28 मार्च को गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे। पौड़ी जिले के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली द्वारा बिजली का बिल भुगतान न करने पर विद्युत विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। वहीं अस्पताल में बिजली न होने के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। बिजली न होने के कारण ना तो अस्पताल में पैथोलॉजी लैब काम कर रही है और ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसके कारण मरीजों को बिना जांच के ही बेरंग ही अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में लाइट न होने के कारण प्रसूति सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय है, यहाँ पर पहले जो है ना तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था थी ना पैथोलॉजी की व्यवस्था थी। हमारे द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था कि यहाँ पर पैथोलॉजी लैब हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो। तो किसी तरह लंबे जद्दोजहद के बाद जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने तो नहीं सुनी, लेकिन जब वो पद से हट गए उसके बाद बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो खैरासैंण के निवासी है और उनके कार्यकाल में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन और पैथोलॉजी लैब नहीं लगी। जब वो अपने मुख्यमंत्री पद से हटे उसके बाद जाकर के यहाँ पर पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड मशीन आई और आज दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज उस अस्पताल में लाइट तक नहीं है। जी हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है, मैंने स्वयं भी देखा लाइट कटी हुई है। लोग परेशान हैं, वैक्सीन लगाने वाले लोग आ रहे हैं, लगवाने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जब 6-7 आदमी इकट्ठे हो जा रहे हैं तब ये चमोली शहर से वैक्सीन ला रहे हैं, तब लगवा रहे हैं, मोटरसाइकिल से तब लगा रहे हैं। तो वहाँ इन्होंने वैक्सीन रखी है
यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन बेकार पड़ी हुई है लाइट के चक्कर में। फोटो बना दी जाता है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते आज तक आपने बारातियों को ही देखा होगा, लेकिन रुड़की के झंडेरा में खुद दूल्हे राजा हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करते नजर आए। इस बंदूकबाज दूल्हे ने बारातियों और मेहमानों के बीच हर्ष फायरिंग की। इस दौरान समारोह शामिल लोगों की सांसें थम गई थी। वहीं दूल्हे को फायरिंग करते देख लोग भी हैरान रह गए। बुलेट राजा को बंदूक चलाते वीडियो बनाई गई, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीते शुक्रवार को गैस सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय अरविंद कुमार की मदद के लिए स्थानीय युवक मसूरी एमपीसी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में सामने आए, जिन्होंने मसूरी माल रोड और आसपास क्षेत्र के लोगों से युवक के लिए आर्थिक सहायता जुटाई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी आर्थिक मदद के लिए लोगों से आह्वान किया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने बताया कि शुक्रवार सिलेंडर हादसे में घायल युवक अपना पैर गंवा चुके हैं। हमारी एक पहल शुरू हुई है कि एक हाथ मदद का। देखिए, माननीय विधायक जी ने भी उनकी मेडिकल मदद की है, हमें बहुत खुशी है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और हम चाहते हैं, देखिए उसका जो जीवन व्यापन है, बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है। हमारा 19 वर्षीय का युवक है जो कि यूपी में रहने वाला था, यहाँ रोजी रोटी के लिए आया था। दिन में होटलों में काम करता था और रात को वो गुब्बारे बेचता था। उसी दौरान ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। हम चाहते हैं जो हमारा समस्त मसूरी क्षेत्रवासी है, मसूरी के समस्त गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी है, कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर हैं, जिससे भी जिस प्रकार की मदद हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम 20 दें, 50 दें, 1 रुपये की मदद भी मदद होती है ताकि उसकी फैमिली को आर्थिक मदद हो। और इस दुखद प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी। वार्षिक परीक्षा जो हमारी संचार अभी होगी वो 28 मार्च से और 19 अप्रैल तक चलेगी। इसमें वर्ष 2020-21 में जो पंजीकृत बच्चे थे वो हैं 20,660 और इस बार जो है 21-22 में जो पंजीकृत बच्चे हैं वो 17,690 हैं। छात्रों की संख्या लगातार घट रही है पिछले सत्र की अपेक्षा, क्या कारण होगा? नहीं, घट तो नहीं रही। यहाँ घट रहे होंगे तो कहीं और दूसरे सिस्टम में जा रहे होंगे, बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे जा रहे होंगे, तो बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। या ऐसा हो सकता है इस बीच माइग्रेशन भी हुआ हो, क्योंकि पलायन पहाड़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे भी हो सकता है कि परिवार मैक्सिमम जो है वो मैदान की ओर चले गए हों, ये हो सकता है। 28 मार्च से शुरू होने वाला था हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी जो है वो घटे। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या घटकर 17,617 हुई। 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा, इसमें विद्यार्थियों में भारी गिरावट देखी गई। साल 2021 की परीक्षा में 20,660 परीक्षार्थी ने पंजीकृत किया था और बोर्ड परीक्षा में छात्र घटे हैं। इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंटर न्यूज़।